साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर चल रहा है और साइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जिनका पेपर अभी 26, 27, 28, 29 और 30 दिसंबर को है, उनके लिए आज साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो जिनका भी पेपर अभी बाकी इन दिनों में होने वाला है, वो आज इस क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू पूछे जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एनालिसिस के साथ मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किया है, जो कि आगे आने वाले शिफ्टों में आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। साथ ही आपको बता दें साथियों कि अभी जो है ना, आज शाम में एक करेंट अफेयर्स का क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस वीडियो को आप जरूर लगा लेना अपने पेपर से पहले। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? त्वरण के बारे में पूछा जा रहा है कि जो ऋणात्मक त्वरण होता है वो किसके विपरीत दिशा में होता है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें, एक भी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से बाहर नहीं लिया है, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। तो ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, जो ऋणात्मक त्वरण होता है ना साथियों, वो वेग के विपरीत दिशा में होता है। याद रखना, वेग के विपरीत दिशा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है आपको। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या होना चाहिए? आप सोच में पड़ जाओगे एक समय के लिए कि बिस्मत दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका बिस्मत ही होगा। साथियों, उपधातु यानी मेटेलॉइड हम किनको बोलते हैं? जिनमें धातु और अधातु इन दोनों का ही गुण पाया जाता है। जैसे कि बोरोन एक आपका उपधातु है, आर्सेनिक भी आपका उपधातु है, जर्मेनियम भी आपका उपधातु है। जर्मेनियम के अलावा और कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एक आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अलावा जो है साथियों एंटीमनी, टेलेरियम, ये सभी जो हैं बिस्मत के उदाहरण है। पोलोनियम, एस्टेटिन। लेकिन ये कभी कभी, जैसे कि बिस्मत भी एक उपधातु गिना जाता है, लेकिन कभी कभी मतलब कि पूर्ण रूप से ये उपधातु नहीं है। याद रखना, बिस्मत। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिस्मत ही आंसर करना है, याद रखिएगा। बाकी बोरोन, आर्सेनिक और जर्मेनियम ये तो पूर्ण उपधातु ही है ना, तो ये सब तो आंसर होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बिस्मत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? आप देखिए, यहां ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गति का जो समीकरण है वो 3 समीकरण होता है। तो गति का जो दूसरा समीकरण है उस, यानी देखिए S इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस यू टी, ये टी है ना, टी। एक सेकंड, अच्छे से लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, S इक्वल टू होता है आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो है साथियों गति का दूसरा समीकरण है, जो कि किसके बीच संबंध को दर्शाता है? याद रखिए, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्थिति और, बिल्कुल, स्थिति और समय के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, गति के 3 समीकरण हैं, मैं तीनों आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। एक आपका होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरा आपका होता है जो कि s इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है साथियों v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, आप बोलोगे सर ये सब है क्या? तो देखो, u जो है ना, ये प्रारंभिक वेग होता है, v आपका अंतिम वेग होता है, बाकी t से टाइम को आप डिनोट करते हैं, a आपका त्वरण होता है, और ये जो s है ये विस्थापन है। ठीक है, तो याद रखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी स्थिति और समय हो जाएगा। आगे देखिए, 1 वाट बराबर क्या होता है? तो देखिए, 1 वाट बराबर क्या होता है ये पूछा जा रहा है। याद रखिए, 1 जूल प्रति सेकंड होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का प्रजनन क्या कहलाता है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा है कि वानस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का जो प्रजनन है ये क्या कहलाता है? तो याद रखिए, उत्तक संवर्धन ये कहलाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए, उत्तक संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? इनमें से किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। किसके निर्माण में? तो साथियों ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। जब आप साथियों देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब आप क्लोरीन के साथ कराते हैं तो इससे आपको याद रखना क्या क्या प्राप्त होता है, मिलता है। तो एक तो आपका ब्लीचिंग पाउडर मिलता है यानी CaOCl2 मिलता है, और साथ ही साथ आपको कैल्शियम क्लोराइड भी मिलता है और जल भी मिलता है यानी पानी भी। ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया था संतुलित वाला, देख लीजिए। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक तो आपका ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और आपका कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ जल भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो साथियों जब भी तापमान को सेल्सियस में बदलना होता है ना, तो सीधे सीधे आप उस सेंटीग्रेड में क्या जोड़ दोगे? तो सेल्सियस पैमानों में 273 को आप जोड़ दोगे, ठीक है। जैसे कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें जब आप साथियों 273 डिग्री जोड़ दोगे ना तो ये 310 केल्विन हो जाएगा। और आपको पता है कि केल्विन पैमाने में स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन होता है। तो इसी प्रकार से आप किसी का भी टेम्परेचर बदलने के लिए आपको पूछे सेल्सियस से केल्विन में, तो आपको उसमें सीधे सीधे 273 क्या करना पड़ेगा? जोड़ देना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भौतिकी, देखिए इनमें से किस भौतिक विज्ञान ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी? तो उत्प्लावक बल का सिद्धांत किसने दिया था ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर है आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है, आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? तो साथियों कार्बन का अपरूप कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन कोशिका टिश्यू से पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो जेली है ना, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो साथियों जेली जैसा संरचना होता है उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए कोशिका द्रव्य कहा जाता है इसको, जिसको आप अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो कोशिका द्रव्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। साथियों कोशिका दो प्रकार की होती है, एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो आपसे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, उनके पास कोशिकांग के रूप में केवल छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं, ये बिल्कुल सही है। झिल्लीबाद कोशिकांग उपस्थित होते हैं, नहीं, ये गलत है। साथियों देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना उसमें कोई भी कोशिकांग झिल्ली के साथ बंधा हुआ नहीं होता है। जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, ये सभी जो है झिल्ली से घिरे होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली से घिरा होता है, गोल्जी का सिंगल झिल्ली से आपका घिरा होता है। इसमें राइबोसोम भी इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक में, लेकिन ये कोशिका ये जो है ना झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता है। और साथियों जो देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना उसमें केवल राइबोसोम ही पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का ये सब नहीं पाया जाता है, ये बात याद रखना। तो ये जो है झिल्ली बंद नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा झिल्लीबाद कोशिकांग की उपस्थिति होता है, जबकि ये गलत दिया हुआ है। बाकी देखिए सी में लिखा हुआ है उनके गुणसूत्र केवल न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, ये बिल्कुल सही है। उनका आकार आमतौर पर 1 से लेकर 10 यूएम के पारस में होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायित्व है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अनुमस्तिष्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना अनुमस्तिष्क। मानव शरीर में कितने मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? तो देखिए मानव शरीर में जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? याद रखिए करेक्ट आएगा 31 जोड़ी। आगे देखिए मानव में उत्सर्ग की इकाई कौन सी होती है? तो मानव में जो उत्सर्ग की इकाई है वो कौन सी है भाई? ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन।
अगला क्वेश्चन है मॉस और मार्केनेसिया। देखिए मॉस और मार्केनेसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ब्रायोफाइट के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है वर्णक क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? यानी क्लोरोफिल के वर्णक में कौन सी धातु है जो उपस्थित होती है? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है एंजाइम लाइपेज का कार्य क्या होता है? देखिए लाइपेज एंजाइम जो होता है इसका कार्य आपसे पूछा है कि क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में उत्प्रेरित करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखिए जो लाइपेज एंजाइम होता है ना साथियों, लाइपेज इसका कार्य ये होता है कि वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में उत्प्रेरित कर देता है ये, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिए डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना। तो डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन सी है? तो किसी व्यक्ति की जो पूर्ण आनुवांशिक संरचना होती है वो क्या होती है? जीन होती है ना साथियों, जीन, जिसको समाजीनी भी बोलते हैं, याद रखना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी जीन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं छोटा कर देता हूं ताकि आप सारे ऑप्शन और पूरा क्वेश्चन पढ़ पाएं। क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 आपको समीकरण दिए हुए हैं, इसके अनुसार आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए 1 में लिखा हुआ है किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो होती हैं वो वयस्कों की तुलना में अधिक होती हैं, तो भाई ये कथन तो बिल्कुल सही है। 2 में लिखा हुआ है किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के आयु के वर्ग बांटा जाता है, ये भी सही है। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही जो है कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद क्या होते हैं? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से बने जो उत्पाद होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? तो पौधा जो अब जल का त्याग करता है यानी जल को अपने से बाहर निकलता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाष्पो उत्सर्जन। बाष्पीकरण आंसर मत करना, बाष्पो उत्सर्जन करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है पौधों से जल की हानि को क्या कहते हैं? यानी पौधों से जो जल की हानि होती है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन वही है, ठीक है, ऐड हो गया है, याद रखना बाष्पो उत्सर्जन, इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जानवर में, देखिए किस जानवर में कई अन्य जानवरों की तुलना में अधिक गर्दन कशेरुका यानी ग्रीवा जिसको बोलते हैं, ठीक है, कशेरुका होता है? तो देखिए ये जो आपको जानवर दे रखा है साथियों, इन सभी जानवरों में से कौन सा जानवर है जिनमें अन्य इन तीनों जानवरों की तुलना में अधिक गर्दन ग्रीवा कशेरुका होता है? तो याद रखिए पक्षी में साथियों 13 से लेकर 25 तक ग्रीवा होता है या कशेरुका होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी। आप बोलोगे सर पक्षी तो ये पक्षी है जिसको जानवर बोल रहे हैं, बिल्कुल ये सभी जानवर होता है, जैसे कि हम भी तो जानवर ही है ना, हम भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना पक्षी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम का स्थान लेता है? तो इनमें से देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम का स्थान कौन लेता है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा गैलियम। हाइड्रा प्रजनन करता है किस प्रकार से? तो हाइड्रा के बारे में पूछा जा रहा है। तो साथियों हाइड्रा जो है वो बडिंग मेथड यानी जिसको आप बोलते हैं मुकुलन विधि से प्रजनन करता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी मुकुलन, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम के समस्थानिक के उपयोग की पहचान करें। तो यूरेनियम के समस्थानिक जो होता है उसका उपयोग किस प्रकार से होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आप देख पा रहे हैं परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में, जो कि बिल्कुल सही है। याद रखना यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में कर सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त रासायनिक यौगिक क्या होता है? तो भाई फोटोग्राफी में प्रयुक्त जो रासायनिक यौगिक होता है वो क्या होता है साथियों? तो सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रियाशीलता वाली धातुओं को शुद्ध पिघलते हुए अयस्क से निकाला जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रियाशीलता वाली धातुओं को शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निकाला जाता है? तो याद रखिए इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो याद रखिए इनमें से किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो साथियों सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का, है ना। तो याद रखिए बैरोमीटर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला है, खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों याद रखना, खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट करेक्ट आंसर है। अगला है, डॉट्स किससे पीड़ित रोगियों को दिया जाने वाला उपचार है? तो डॉट्स जो है ना, ये किस रोग के रोगियों को दिया जाता है या किससे पीड़ित रोगियों को दिया जाता है? तो क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को। ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्षय रोग। अगला, जब हम फिटकरी के विलयन को गर्म करते हैं और फिर छान कर ठंडा करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है? साथियों देखिएगा, जब हम फिटकरी के विलयन को गर्म करते हैं और फिर छान कर ठंडा करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखना क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टलीकरण। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंब क्षरण के बाद उत्पादित हार्मोन ये स्रावित संरचना कौन सी है? साथियों ये डिंब क्षरण क्या होता है? तो याद रखना डिंब क्षरण जो होता है ना, ये मासिक धर्म चक्र का ही एक चरण होता है, ठीक है। और डिंब क्षरण के बाद उत्पादित हार्मोन ये स्रावित संरचना कौन सी होती है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा पित्तपिंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, पित्तपिंड आपको याद रखना है यहाँ। आगे देखिए, प्लास्टिड्स निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो साथियों प्लास्टिड जो है ना, ये कोशिका का अंग है जो कि किस में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में, याद रखना। तो प्लास्टिड निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो करेक्ट आएगा प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर ए राइट आएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला है, एक साधारण चुंबक इनमें से किसको आकर्षित नहीं कर सकता है? तो लोहा, निकेल, इस्पात इन सभी को आकर्षित कर सकता है, लेकिन कांसा को जो है ना, कांसा को यह आकर्षित नहीं कर सकता है एक साधारण चुंबक। तो ऑप्शन नंबर सी कांसा करेक्ट आएगा। किसी व्यक्ति का वास्तविक वजन उसके डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो देखिए किसी भी व्यक्ति का जो वास्तविक वजन होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान और त्वरण के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा निम्न में से किसकी दिशा को दर्शाता है? तो फ्लेमिंग का जो दाहिना हाथ नियम है ना, उसमें जो अंगूठा है, अंगूठा वो किसकी दिशा को दर्शाता है ये पूछा जा रहा है। तो देख पा रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ मैंने फोटो लगा दिया है, ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का जो नियम है बताता है, उसकी यहाँ पर फोटो मैंने लगा दिया है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये देखो, ये अंगूठा है, ये मोशन को बता रहा है ना, मोशन को बता रहा है। बाकी ये जो देख पा रहे हैं आप, ये जो सेकंड वाला फिंगर है जिसको इंडेक्स बोलते हैं यानी तर्जनी बोलते हैं हिंदी में, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शा रहा है। और जो मिड फिंगर है बीच वाली, वो देखिए करंट की दिशा को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर अंगूठा पूछा जा रहा है, तो अंगूठा क्या दर्शा रहा है? मोशन को, यानी चालक में गति की दिशा को दर्शा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चालक की गति की दिशा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में कॉफी, पालक, प्याज और चाय हमें आहार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए फ्लोराइड, है ना। क्लोराइड नहीं, आयोडीन भी नहीं, सोडियम भी नहीं, फ्लोराइड प्रदान करता है साथियों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोराइड, याद रखेंगे, है ना। आगे देखिए, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में ढकलती है, यह निम्नलिखित में से या फिर यह न्यूटन के किस नियम का चित्रण करता है? तो याद रखिए न्यूटन का गति का तृतीय नियम, तीसरा नियम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है? तो इनमें से वो प्रक्रिया का कौन सा है जिसमें लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर उसको संरक्षित किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण इसको बोलते हैं, यसद लेपन भी बोलते हैं, इसको जस्तीकरण भी बोलते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पर रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मनुष्यों में श्वसन वर्णक क्या होता है? क्लोरोफिल, मेलेनिन, रोडोस्पिन या फिर हीमोग्लोबिन। चारों में से कोई एक आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, और बहुत ही मेहनत लगता है साथियों आपके लिए क्वेश्चंस बनाने में। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।